नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान कला संस्कृति के अंदर दुर्गों का पाठ पढ़ रहे थे और दुर्गों के अंदर हमने दुर्ग का इंट्रोडक्शन और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे घाघरों दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। घाघरों दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोनों जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे घाघरों दुर्ग के अंदर। घाघरों दुर्ग के अंदर कौन से शाक्य हुए थे, कितने शाक्य हुए थे और किसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और घाघरों दुर्ग के अंदर कौन से दर्शनीय स्थल है, वो आज उन सभी के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे घाघरों दुर्ग। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि घाघरों दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो घाघरों दुर्ग का निर्माण परमारों के डोड राजाओं ने करवाया था। तो अब एग्जाम में वैसे ही पूछ लिया जाता है ये डोड थे क्या। तो डोड ये परमारों की ब्रांच थी और इस दुर्ग को डोडगढ़ भी कहते थे। स्थानीय लोगों के द्वारा इस दुर्ग को दुल्हरगढ़ भी कहा जाता था। तो इसमें लिखते हैं जैसे निर्माण किसने करवाया। निर्माण डोड परमारों राजाओं द्वारा राजाओं ने निर्माण किया। अब आती है डोड थे, वो परमारों की ब्रांच थी। परमारों की ब्रांच डोड। इस दुर्ग को डोडगढ़ भी कहते हैं। इसे डोडगढ़ भी कहते हैं। और जैसे स्थानीय लोगों के द्वारा इस दुर्ग को दुल्हरगढ़ भी कहते हैं। तो लिखो स्थानीय स्थानीय लोगों द्वारा इस दुर्ग को दुल्हरगढ़ भी कहते हैं। फिर बात आती है कि 12वीं शताब्दी में खिंची राजवंश के संस्थापक जो घाघरों दुर्ग के अंदर खिंची थे, खिंची चौहानों को कहते हैं। खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने बिजल देव को हराकर दुल्हरगढ़ पर अधिकार कर लिया और दुल्हरगढ़ का नाम घाघरों दुर्ग कर दिया। तो अभी इसमें देखो, अब मैं लिखता हूँ, स्टार लगा के लिखना। 12वीं शताब्दी में घाघरों दुर्ग में खिंची, खिंची किसको कहते हैं? चौहान। राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने विजल देव को हराकर दुल्हरगढ़ पर अधिकार कर लिया। विजल देव को हराकर दुल्हरगढ़ पर अधिकार कर लिया। अब
नेक्स्ट बात आती है, जब खिंची नाम आ ही गया तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो खिंची चौहानों में दो प्रमुख बातें थी। इसमें खिंची के मतलब गागरों दुर्ग के राजा कौन होते थे? खिंची। खिंची प्रताप सिंह राजा होता था, पर बाद में वो संत बन गए। तो बाद में वो संत पिंपा के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जब वो संत बनने गए तब गागरों दुर्ग का साम्राज्य अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को सौंप के गए थे। अचलदास खिंची के समय प्रथम शाखा भी होता है गागरों दुर्ग में, फिर उसका पुत्र पालन सिंह के समय दूसरा शाखा होता है। तो इसको उतारो, फिर हम आगे बातें करते हैं। खिंची से जुड़ी दो प्रमुख एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि गागरों दुर्ग में पहला शाखा कब हुआ, किसके समय हुआ, किसने आक्रमण किया? तो गागरों दुर्ग का पहला शाखा अचलदास खिंची के समय हुआ था, 1423 ईस्वी में हुआ था। और होशंग शाह ने, मालवा के शासक होशंग शाह ने इस पे आक्रमण किया था। अचलदास खिंची के बारे में शिवदास गार्ड ने उसकी पुस्तक भी लिखी है, अचलदास खिंची वचनिका, जिसमें प्रथम शाखा के इतिहास की जानकारी भी मिलती है। और वो जो पुस्तक लिखी है अचलदास खिंची वचनिका, वो डिंगल भाषा में उसने पुस्तक लिखी है। तो इसमें देखो, यहाँ का किसका? गागरों दुर्ग का राजा, यहाँ का राजा प्रताप सिंह था, जो बाद में संत बन गए। संत बनने के बाद में संत पिंपा के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, तथा बाद में वह संत पिंपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। संत पिंपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसको उतारो आप। फिर आता है अचलदास खिंची। 1423 ईस्वी में अचलदास खिंची के समय मालवा के शासक होशंग शाह ने आक्रमण कर दिया। अब एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि होशंग शाह कौन था। आप भी ऐसे सोचो कि होशंग शाह कौन था, तो होशंग शाह वही था जब हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा गया था, तब मालवा का शासक होशंग शाह ही था। और फिर इसमें अचलदास खिंची वचनिका की पुस्तक लिखी, किसने? शिवदास गार्डन ने। किसके बारे में लिखी? अचलदास खिंची के बारे में लिखी। खिंची कौन है? चौहान, ठीक है। और फिर 1423 ईस्वी में इसमें प्रथम शाखा हुआ था, और आक्रमण इसमें होशंग शाह ने किया था। और अचलदास जो शिवदास गार्डन नामक पुस्तक लिखी, उसमें प्रथम शाखा के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब इसको उतारो, हम लिखते हैं उसको। अचलदास खिंची 1423 ईस्वी में 1423 ईस्वी में मालवा के शासक होशंग शाह ने आक्रमण किया। 1423 ईस्वी में पहला शाका विवाह, प्रथम शाखा।
अब जो प्रथम शाखा में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दी। अगर हम इसकी पूरी डिटेल खोल के बैठ जाएं तो पूरा 1 घंटा चला जाएगा। इससे अच्छा है मेन जो एग्ज़ाम की तरफ से मोस्ट हो वो ठीक है, जो एग्ज़ाम में आती है फालतू पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। और वैसे भी अगर शाखे को लेके बैठ जाए तो 1 घंटा अपना वैसे निकल जाएगा। 1423 ईस्वी में प्रथम शाखा हुआ था। आक्रमणकारी कौन था? इसको साफ करो। प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में आक्रमणकारी और एक शासक। आक्रमणकारी कौन था? मालवा का शासक संसा। और शासक कौन था? अचल। फिर इसके बारे में शिवदास गार्डन ने पुस्तक लिखी। शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचीरी बचनिका। अचलदास खिंचीरी अचलदास खिंचीरी बचनिका। यह पुस्तक डिंगल भाषा में लिखी। तथा इस पुस्तक में प्रथम शाखा की जानकारी मिलती है। तथा इस पुस्तक में प्रथम शाखा की जानकारी मिलती है। फिर अचलदास खिंची के बाद उसका पुत्र आता है पालन सिंह। पालन सिंह के समय 1444 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। महमूद खिलजी वही महमूद खिलजी था जिसने महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय में महमूद खिलजी को हराया था। कब हराया था? तो 1437 ईस्वी में उसको हराया था। फिर इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ कब बनवाया था? 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य उसका निर्माण करवाया था, जिसमें उसने 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये बात हमने कल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कर ली थी। तो फिर दूसरा शाखा कब हुआ? 1444 ईस्वी में हुआ, जब राजाओं को कोई जीत की वो आस नहीं रही तो उस राजाओं ने तो केसरिया कर लिया और रानियों ने जौहर कर लिया। और फिर महमूद खिलजी ने गागरों दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। तो आप इसको उतारो, फिर हम पालन सिंह की बात करते हैं। नेक्स्ट राजा कौन होता है? पालन सिंह। ये मैंने लिखा था कि खिंची वंश से दो प्रमुख बातें करते हैं, तो पहली प्रमुख बात यही थी और दूसरी अब मैं लिख रहा हूं 2 नंबर। पालन सिंह इसके समय मालवा के शासक
महमूद खिलजी ने 1444 ईस्वी में आक्रमण किया। महमूद खिलजी ने 1444 ईस्वी में आक्रमण किया। अब एक सोचने वाली बात ये भी है, अचलदास खिलजी के समय भी मालवा के शासक होशंग शाह ने आक्रमण किया था। फिर पालन सिंह के समय भी इसने ही आक्रमण किया, मालवा के शासक ने। तो मालवा के शासक ने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि गागरोन दुर्ग पड़ता है झालावाड़ में, ठीक है, और मालवा उसके जस्ट बरोबर में पड़ता है, तो वो आक्रमण कर लेते थे, कभी हार जाते थे। अब दूसरे में तो पालन सिंह के समय तो जीत गए और पहले में वो हार गए थे। इनके इसमें मालवा के शासक महमूद खिलजी ने 1444 ईस्वी में आक्रमण किया। अब लिखो दूसरा शाखा 1444 ईस्वी में, ठीक है। फिर लिखो महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया था। महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग जीत कर मुस्तफाबाद नाम रख दिया। उतारो आप इसको। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो गागरोन दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं। गागरोन दुर्ग जो पहाड़ की श्रेणी में भी आते हैं, वन की श्रेणी में भी आता है, जल की भी श्रेणी में आता है, और इसके चारों साइड परकोटा भी है। परकोटा किसने बनाया था? जालिम सिंह झाला ने बनवाया था, और उसके कारण इसको जालिम कोट भी कहते हैं। और ये तिहरा परकोटा है गागरोन दुर्ग के, तो उसकी हम बात करेंगे। आप इसको उतारो। कल हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्लास लगाई थी, वो क्लास थी 1 घंटे 6 मिनट की। उसको हमने बड़ी गहराई से उसका अध्ययन किया था। आज भी हम गागरोन दुर्ग को बड़ी गहराई से अध्ययन कर देंगे, और राजस्थान पुलिस में नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको उतारो आप। और गागरोन दुर्ग को भी हम बड़ी गहराई से इसका अध्ययन कर लेंगे, और आप बस पढ़ो, मेहनत करो बस, और कुछ नहीं। फिर लिखते हैं पहाड़ी दुर्ग। यह दुर्ग पहाड़ पर बना हुआ है, और पहाड़ पर भी कैसे बना हुआ आपको पता है? पहाड़ पर भी बिना नींव के बना हुआ है, विदाउट फाउंडेशन, सीधा खड़ा है एकदम। ये पहाड़ पर बना हुआ है और बिना नींव के बना हुआ, मतलब विदाउट फाउंडेशन, और एकदम सीधा खड़ा है। हैरान वाली बात है, मतलब बिना नींव के दुर्ग, और वो भी पहाड़ पर, और वो भी सीधा खड़ा है सामने। ये दुर्ग पहाड़ पर बना हुआ है, पहाड़ पर बिना नींव के बना हुआ है, तथा सीधा खड़ा है। अब एक बात और, ये पहाड़ पर बना हुआ है, लेकिन पहाड़ पर जो पर्वतमाला है ना, पर्वतमाला और ये किला आपस में मिल गए, इसलिए ये दुर्ग दूर से दिखाई, अगर हम इस दुर्ग को दूर से देखेंगे तो ये दुर्ग हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसके बारे में लिखते हैं, यह दुर्ग पर्वतमाला, यह पर्वतमाला
और किला आपस में मिल गए। आपस में मिल गए तथा इस दुर्ग को दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। फिर आता है इसके बाद, पहाड़ी दुर्ग के बाद आता है जल दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग है, जो अभी मैं लिख कर समझाता हूँ आपको। आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भी एकदम अच्छे नोट्स बनवा दिए और गागरोन दुर्ग के भी अच्छे नोट्स बना दूंगा, और गागरोन के नहीं, पूरी संपूर्ण कल्चर के आपके नोट्स बना दूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। फिर आता है जल दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो है वो आहू और काली सिंध के तट पर बसा हुआ है। आहू और काली सिंध नदी के तट पर। ये देखो आहू और ये है काली सिंध। काली सिंध के संगम पर गागरोन दुर्ग है, जो जल दुर्ग भी है, क्योंकि यह आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। अब नेक्स्ट बात आती है परकोटे की। परकोटा इस दुर्ग के चारों तरफ परकोटा है। परकोटा है, लेकिन बनवाया किसने? जालिम सिंह जामा ने। इसलिए इस परकोटे को क्या बोलते हैं? जालिम कोट भी बोलते हैं। इस दुर्ग के चारों तरफ परकोटा है, इसे जालिम कोट भी बोलते हैं। तथा यह परकोटा तिहरा परकोटा है। तिहरे परकोटे का मतलब समझते हो? ऐसे 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 बना हुआ है। आप इसको उतारो। फिर बात आती है कि ये पहाड़ी, मतलब पहाड़ भी है, जल भी है, परकोटा भी है। फिर यह दुर्ग जंगल में स्थित है, वन दुर्ग। यह दुर्ग जंगल में स्थित है, तथा ये जंगल में स्थित है और ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी है, तथा यह ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी है। अब ये हो गए बस चार ये। अब गागरोन दुर्ग के दुर्ग के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं कि गागरोन दुर्ग के अंदर दो ग्रंथ थे। जो एक ग्रंथ तो हम पढ़ चुके हैं, कौन सा? अचलदास खिंचीरी वचनी का, जिसने
शिवदास गार्ग ने पुस्तक लिखी थी अचलदास खिंची वचनी का 1423 ईस्वी में लिखी थी, जिसमें प्रथम शाखे की जानकारी मिलती है, संपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन दूसरा है वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। ये किसने लिखी थी? ये पृथ्वीराज चौहान नहीं, राठौड़। राठौड़ जो कौन? बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र और रायसिंह राठौड़ के भाई थे। यह पुस्तक इन्होंने 1577 ईस्वी में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? डिंगल भाषा में लिखी थी। और फिर इसमें दो पात्र भी है, पाथल और पीतल। फिर इस ग्रंथ को पढ़कर कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि शायद प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन दुर्सा आड़ा ने इसको पढ़कर इसे 500 वेद और 1900 पुराण की संज्ञा दी थी। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, आप इसको उतारो जल्दी सी। और गागन ग्रुप के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। गागन ग्रुप का हम एकदम गहराई से अध्ययन कर लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। और 1 घंटे की क्लास तो हो ही जाएगी और गागन ग्रुप को पूरा कर देंगे। बस आप तो कुछ नहीं करो, आप तो पढ़ाई करो, मेहनत करो फुल। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के बिना हमें कोई नहीं पूछता। और मेहनत होनी इतनी खामोशी से करो कि बस पड़ोसियों के जलवे हो, पड़ोसियों मजे हो देखने के, उनकी शक्ल, पड़ोसियों की शक्ल फिर खतरनाक बन जाती है। मतलब वो वर्दी पहन के घर पे जाते हैं ना, तब। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। इसकी रचना किसने की थी? पृथ्वी सिंह राठौड़ ने। पृथ्वी सिंह राठौड़ ने इसकी रचना पृथ्वी सिंह राठौड़ कौन थे? श्री बीकानेर के श्री कल्याणमल के पुत्र। कल्याणमल के पुत्र तथा रायसिंह राठौड़ के भाई। इसकी रचना पृथ्वी सिंह राठौड़ ने बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र तथा रायसिंह के राठौड़ के भाई 1570 ईस्वी में डिंगल भाषा में की। दो पात्र, पीतल और पाथल। पीतल और पाथल। फिर इस ग्रंथ को कर्नल जेम्स टोड ने पढ़कर कहा था कि शायद प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। पढ़कर जेम्स टोड ने कहा था कि शायद प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
फिर बाद में दुर्जन हाड़ा ने इस ग्रंथ को पढ़कर 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी। अब ये लो, ये हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है कि दुर्ग में प्रमुख जो देखने वाले स्थल थे वो कौन से थे। तो मैं आपको बता दूं कि दुर्ग में देखने वाले जो दर्शनीय स्थल थे वह पहला तो मधुसूदन का मंदिर, फिर संत हमीमुद्दीन चिश्ती जिसकी अजमेर वो दरगाह है, और मुहर्रम पर उर्स का मेला लगता है, और मीठे शाह की दरगाह। फिर कोटा राज्य की एक टकसाल थी, मिंट, टकसाल को क्या बोलते मिंट, जिसमें शाही रुपये डाले जाते थे। और फिर थी हीरामन तोता वाली, और एक गीत गराई भी थी, और संत पीपा की भी जानकारी मिलती है, उसकी भी छतरी लगी हुई है गागरोन दुर्ग के अंदर। तो लगभग 7 से 8 9 जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप इसको उतारो। अब जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसमें पहला है मधुसूदन मंदिर। इसके बारे में कहा जाता है कि कोटा राज्य के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। तो लिखो, अभी मैं इसका लिखवा देता हूँ आपका। ऐसा कहा जाता है कि कोटा राज्य के राजा कोटा के राजा दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया। फिर नेक्स्ट आता है संत हमीमुद्दीन चिश्ती, जिसको मीठे शाह की दरगाह भी है। तो ये क्या हुआ कि ये गागरोन दुर्ग में आए थे, लेकिन उनकी वहाँ पर वफात हो गई। वफात का मतलब क्या होता है कि मृत्यु हो जाना। फिर उसके ऊपर जो उनकी जो समाधि स्थल है उनके ऊपर औरंगजेब के द्वारा निर्मित दरगाह है गागरोन दुर्ग के अंदर। तो वो लिखते हैं, संत हमीमुद्दीन चिश्ती या ये गागरोन दुर्ग में ऐसे आए थे और इनकी वफात हो गई। गागरोन दुर्ग में आए चिश्ती जिनकी
यहाँ पर वफात मृत्यु होगी। लिखो आप इसको। फिर आता है नेक्स्ट, कोटा राज्य की टकसाल। आप इसको उतारो, बड़ी जल्दी से उतारो आप इसको। कोटा राज्य की टकसाल, जिसे मिंट भी बोलते हैं, जिसमें सिक्के डाले जाते थे। कोटा राज्य की टकसाल। और गागरोन दुर्ग में जो 100 वर्ष का राष्ट्रीय पंचांग था, वो पूरे राजस्थान में भी नहीं, भारत में भी नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध था वो। देखो। फिर नेक्स्ट आता है गीतगराई वह था जिसमें जैसे गागरोन दुर्ग के पीछे काली सिंध नदी है, आपको पता है इस बात का। गागरोन दुर्ग के पीछे काली सिंध नदी के तट पर स्थित ऊंची पहाड़ी है, उसको गीतगराई कहते हैं। वो क्या होता था कि जैसे पुराने जमाने में राजा किसी को मृत्युदंड देना चाहते थे या राजनीतिक बंदी होता था, उसको अगर मृत्यु देनी होती थी तो वो क्या करते, उस बंदी को वहाँ पे उस पहाड़ी पर लेके जाते और वहाँ से धक्का दे दिया जाता था, तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसे गीतगराई कहते हैं। लिखो आप। गागरोन दुर्ग के पीछे काली सिंध नदी के तट पर स्थित ऊंची पहाड़ी को गीतगराई कहते हैं। गीतगराई कहते हैं। जब पुराने समय में राजा किसी राजनीतिक बंदी को मृत्यु देनी होती तो उसको उस पहाड़ी पर लेके जाते, उसको उस पहाड़ी पर ले जाते और वहां से गिरा देते। देखो गीतगराई क्या होती थी। गागरोन दुर्ग के पीछे काली सिंध नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी स्थित थी, उसे गीतगराई कहते हैं। पुराने समय में जब किसी राजा किसी राजनीतिक बंदी या मतलब किसी सैनिक को मतलब मृत्युदंड देना होता था तो वह उसको उस पहाड़ी पर लेके जाते और वहां से गिरा देते थे। फिर आता है नेक्स्ट, गागरोनी तोता। लिखो, गागरोनी तोता। यह प्रजाति एकदम इंसानों की तरह बोलती है। जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, रतन सिंह की पत्नी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पास जो हीरामन तोता था, वह कहा जाता है कि इसी प्रजाति का था। देखो आप इसको।
यह प्रजाति हुबहू इंसानों की तरह ही बोलती है। फिर नेक्स्ट, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पास जो हीरामन तोता था वह इसी प्रजाति का था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जीवों के विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ वर्ड्स में लिखा है कि जो बुक्स में लिखा है ये जो गागरोनी तोता और ये जो हीरामन तोता था इनको हीरामन प्रजाति के अंदर लिखा है। तो इसमें नेक्स्ट लिखो। अभी नेक्स्ट आएगा, जैसे 6 नंबर आएगा संत पीपा, लेकिन उससे पहले हम इसकी बात करेंगे। आप इसको जल्दी से उतारो। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पास जो हीरामन तोता था वह इसी प्रजाति का था। जल्दी से उतारो, फिर हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। जीव विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने अपनी पुस्तक द वर्ड ऑफ इंडियंस में इन्हें यमन प्रजाति में लिखा है। तो जीव विज्ञान के डॉक्टर सलीम अली ने अपनी पुस्तक हीरामन द वर्ड ऑफ इंडियंस में इन्हें हीरामन प्रजाति में लिखा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन संत पीपा की। संत पीपा जिनका पुराना नाम था प्रताप सिंह है और उनका जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन किले के कड़ावा राजे के घर में 1425 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर संत पीपा। पुराना नाम प्रताप सिंह है। यह है गागरोन दुर्ग के राजा कड़ावा राव के घर 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। फिर राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले
ये प्रथम संत थे राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले पहले संत थे। फिर बात आती है कि संत पिपा की छतरी कहाँ बनी हुई है। तो मैं बता दूं, एग्जाम में से बहुत बार पूछ लिया जाता है कि संत पिपा की छतरी कहाँ बनी हुई है। तो संत पिपा की छतरी गागरोन दुर्ग के अंदर, आपको पता है कि गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है और आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना है। तो गागरोन दुर्ग छतरी कहाँ बनी हुई है इसकी? गागरोन दुर्ग के अंदर आहू और काली सिंध नदी के संगम पर इनकी छतरी बनी हुई है। छतरी गागरोन दुर्ग के अंदर आहू और काली सिंध नदी की संगम पर बनी हुई है। अब दर्शनीय स्थल कंप्लीट हुए। अब लगभग अपना गागरोन दुर्ग कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे गागरोन दुर्ग के अंदर पत्थर वर्षा यंत्र लगा हुआ है, न कारखाना है, प्राचीन लकड़ी का पुल बना हुआ है, वो सब सिस्टम है इसमें, मतलब है। देखो, गागरोन दुर्ग के अंदर पत्थर वर्षा यंत्र, न कारखाना और प्राचीन लकड़ी का उठाऊ। गागरोन दुर्ग के अंदर वर्षा का यंत्र, न कारखाना और प्राचीन लकड़ी का उठाऊ है। अब अपना गागरोन दुर्ग कंप्लीट हुआ। आप इसको उतारो जल्दी सी। गागरोन दुर्ग के अंदर हमने इसके कौन सी कब कितने साथी हुए गागरोन दुर्ग के अंदर, और गागरोन दुर्ग के अंदर ये दर्शनीय स्थल थे, जो कि 6 दर्शनीय स्थल थे। पहला था मधुसूदन मंदिर, दूसरा संत हमीउद्दीन चिश्ती की दरगाह, तीसरा वो टकसाल, चौथा गीतगराई, नहीं क्या गीतगराई, फिर गागरोनी तोता, फिर संत पिपा, फिर ये वर्षा के अंदर न कारखाना और प्राचीन लकड़ी का उठाव बना हुआ है। तो आज हमने गागरोन दुर्ग का पूरा अध्ययन कर लिया एकदम गहराई से, और आपको एकदम अच्छे नोट्स बनवा दिए। अब अपन बात करेंगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात। तो आप इसको उतारो, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। फिर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था भामाशाह व्यापारी था उसने, और
रोड़ा चारण ने करवाया था। और यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित किया गया है। और इस पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और भैंसोटगढ़ दुर्ग कोई ज़्यादा खास नहीं है, एकदम छोटा सा है, इसीलिए आज गागरोन दुर्ग के साथ इसको लिया है हमने। देखते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। रोड़ा चारण, ठीक है, रोड़ा चारण ने करवाया था। और अगर बात कर लिया जाता है तो भैंसा शाह व्यापारी ने भी करवाया था। एक ये भी बात आ जाती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैंसोटगढ़ दुर्ग का नाम किस लिए पड़ा। तो ये जो भैंसा सा व्यापारी है ना, इसी के नाम पर भैंसोटगढ़ दुर्ग का नाम पड़ा था। तो लिखो, स्टार लगा के लिखना। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा निर्मित किया गया है। राजस्थान का एकमात्र ही दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा निर्मित किया गया है। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और भैंसा शाह के नाम पर भैंसोटगढ़ का नाम पड़ा। भैंसा शाह है व्यापारी के नाम पर भैंसोटगढ़ नाम पड़ा। फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के जो सभी मंदिर थे उनका विनाश करवा दिया। और आक्रमण खत्म होने के बाद भैंसोटगढ़ दुर्ग में कोई जो प्राचीन निर्माण हुआ था वो कोई भी नहीं बचा था। फिर बाद में इस दुर्ग का पुनर्जीर्णोद्धार, इस दुर्ग का जीर्णोद्धार इसको वापस किसने बनाया? गागरोन दुर्ग के राजाओं ने। किसने? डोड परमार ने बनाया था, जो परमारों की ब्रांच है। कौन? डोड। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तथा यहाँ सब देवनगिरी की सभी मूर्तियों का विनाश कर दिया। फिर बात आती है कि आक्रमण के बाद भैंसोटगढ़ दुर्ग में कोई भी प्राचीन जो निर्माण हुआ था वो कोई भी नहीं बचा था। में कोई प्राचीन निर्माण नहीं बचा। मतलब पूरे दुर्ग को ही ध्वस्त कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भैंसोटगढ़ दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो गागरोन दुर्ग के राजाओं ने करवाया था।
दुर्ग का वापस जीर्णोद्धार लॉर्ड परमाणु ने करवाया। लॉर्ड परमार कहाँ के राजा थे? गागवन तो कहाँ पड़ता है? झालावाड़। तो ये था आज अपना गागवन दुर्ग और भैंसरोड दुर्ग। मैं आपको वापस से रीडिंग करवा देता हूँ। भैंसरोड रोडाचारण और भैंसासुरपरी ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा निर्मित है। यह जल दुर्ग की श्रेणी माता है। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी माता। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये करवाया था कि जल दुर्ग की श्रेणी में सिर्फ गागवन दुर्ग झालावाड़ वाला और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। फिर भैंसासा व्यापारी ने आक्रमण किया तथा यहाँ देवनगिरी की सभी मूर्तियों का विनाश कर दिया। और आक्रमण के बाद भैंसरोडगढ़ दुर्ग में कोई प्राचीन निर्माण नहीं बचा था। फिर इस दुर्ग का वापस जीर्णोद्धार लॉर्ड परमार राजाओं ने करवाया था। तो ये थी आज अपनी क्लास। अगर आपको अपनी ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी थी क्लास। और अगर आपने दुर्ग का पार्ट पहला और दूसरा नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लाइक शेयर करना और सिर्फ पढ़ाई करो। अच्छे नोट्स बना रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर कहीं मिल जाएगा। एकदम अच्छे नोट्स है और इसका गहराई से अध्ययन करवा रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।